सभी साथियों को जय हिंद। आज हम आए हैं विवेक सर से मिलने के लिए, जो कि एग्जामपुर के फाउंडर भी हैं और हमारे बड़े भाई की तरह भी हैं, और सर से काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। और आज हम विवेक सर का इंटरव्यू भी करेंगे। सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आपका भी कि आपने अपने कीमती समय निकाला कि चलिए कुछ अहम मुद्दों को उठाते हैं। जी जी सर, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में भर्तियों का बहुत ही बुरा हाल हो गया है। ना समय से कैलेंडर आता है, ना समय से भर्तियां संपन्न हो पाती है। भर्ती आएगी 2018 में, कंप्लीट होगी 2024 में। कब नियुक्ति होगी, कब बच्चे नौकरी पाएंगे, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। विभाग बिल्कुल भी इसके प्रति लापरवाह है। हाँ जी, इसमें क्या है कि इसमें जैसे पिछले कई सालों से देखा गया है कि जी। जो ना तो मतलब कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें तारीखों को सही से निभाया जाए कि भाई तब वैकेंसी आ रही है, तब फॉर्म भरे जा रहे हैं, तब पेपर हो रहे हैं, तब रिजल्ट आ रहे हैं, तब ज्वाइनिंग हो रही है, कोर्ट में भर्ती फंस जा रही है। मतलब इतनी ज्यादा समस्याएं हैं कि बच्चा, एक आम बच्चा, गरीब परिवार का, मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा परेशान हो जा रहा है, बहुत हताश, बहुत निराश हो जा रहा है। सर, पेपर लीक आए दिन लगातार होते जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 में यदि आप न आवाज उठाए होते तो शायद ये इसमें बेईमान लोग भर जाते। एक मेहनती और गरीब परिवार का बच्चा इसमें शायद नौकरी नहीं पा पाता। हाँ जी, क्योंकि वो एक बड़े पैमाने पर लीक हो गया था पेपर, सब तो एक सबके पास ही पहुंच गया था, तो उसमें ज्यादातर उन्हीं लोगों का होता जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा थे, तो जो मेहनती बच्चे हैं उनको दिक्कत होती। हालांकि बाद में अभी जैसे भी जो भर्ती हुई है उसमें तो मैं भर्ती बोर्ड का एक वो कहूंगा कि उन्होंने इस व्यवस्था को अपनी को टाइट किया है, तो उम्मीद है कि आगे इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में रिपीट नहीं होंगी। सर, पेपर लीक का मुद्दा सबसे पहले आपने उठाया इस पूरे यूट्यूब पर। सर, आपको कहीं ना कहीं डर नहीं था कि सबसे पहले उठा रहा हूँ कुछ प्रशासन का ऐसा? क्योंकि बाद में तो सभी लोग पीछे पीछे दौड़ गए, लेकिन शुरू में किसी के आने की हिम्मत नहीं हुई। एक्चुअल में मुझे जब पता चल गया था तो मुझे मतलब पेपर आने के, पेपर जैसे खत्म हुआ 3 से 5 वाला सेकंड शिफ्ट वाला 17 की, तो उसके 15-20 मिनट बाद जैसे जब आते हैं हम लोग एनालिसिस कराते हैं, तो जब वो पता चला, मैंने देखा यार हैंड राइटिंग इतना साफ राइटिंग में किसी ने कैसे लिख दिया। मैंने सोचा हो सकता है कोई बहुत 30 मार खान हो, इतनी जल्दी लिख दिया हो। पर जैसे मैं निकला तो मुझे मतलब आइडिया होने लगा कि हाँ भाई, फिर मैंने उसको काफी अच्छे से उस पर रिसर्च की कि कहीं कोई इसमें स्क्रीनशॉट एडिटेड वगैरह तो नहीं, मतलब अपनी तरफ से पूरी तरीके से ये तय कर लेने के बाद में, निश्चित कर लेने के बाद में कि हाँ भाई ये सच में लीक हुआ है, तब मैंने आवाज उठाई। तो मुझे लगा कि ये बात नहीं उठाएंगे तो हम लोग जो मेहनत किए उन बच्चों को तो होगा नहीं, तो फिर हम कैसे कल को बच्चों को आगे मेहनत के लिए कहेंगे। तो फिर एक नैतिक जिम्मेदारी थी, एक हमारी जिन बच्चों को हमने पढ़ाया उनको, एक गरीब परिवार के बच्चों को, हमसे तो बहुत ही गरीब परिवारों के बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा गरीब, उसके बाद 100-200-300 रुपए होते नहीं भी होते इस तरह के, हमसे कोई ज्यादा अमीर बच्चे उस तरह के नहीं जुड़े हुए, अच्छे संपत्ति वाले। तो हमने कहा कि इनके साथ तो न्याय नहीं होगा, न्याय हो जाएगा, पेपर लीक हो गया तो बोले इनको न्याय दिलाएंगे, हमारे साथ प्रशासन जो करे। जी सर, 1 दिसंबर को लेकर के क्या आपकी तैयारी है, और उस दिन क्या करना है बच्चों को, इसके विषय में सर जरा जानकारी दीजिए। तो अभी आप जैसा जानते हैं कि पिछले 7-8 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हमने 7.5 लाख वैकेंसी सरकारी जॉब की दी है जी। तो हर साल के हिसाब से 1.25 लाख वैकेंसी बनी। अगर आप देखोगे तो 1.25 लाख वैकेंसी कहाँ आती है साल में, और ऐसा भी नहीं कि किसी साल में 3 लाख 5 लाख आ गई हूँ। जी बिल्कुल नहीं। तो उसमें क्या है कि अगर मुख्यमंत्री जी बात करें, चलो हम मान भी लेते हैं, तो कम से कम अगर वही वैकेंसी क्रम से कैलेंडर से आ जाएंगे तो क्या नुकसान है भाई, वैकेंसी मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, दी है, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि उन्हीं को क्रम से क्यों ना देना, जिससे कि, और मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं, इवन कई सारी बैठकें भी की हैं, तो आयोग और बोर्ड जो होते हैं, भर्ती बोर्ड, UPSSC, ये आयोग उसको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे गंभीरता से, क्या मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुनी जा रही? तो हम 1 दिसंबर को इसको लेकर एक बड़ा ट्विटर आंदोलन, साथ में MP MLA को ज्ञापन सौंपने की लिए बात है, पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक MP MLA जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी ये सार्वजनिक जीवन के लोग हैं। तीसरी चीज, हम लोग मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां भी लिखेंगे, तो इसमें सब बच्चों को साथ आना होगा, तभी ये मुहिम कामयाब हो पाएगी। जी। हम भी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे अपने YouTube चैनल के माध्यम से, जितने लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं, जितने लोगों तक ये हमारी बात पहुंच सके, आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग आइए और इस मुहिम को सफल बनाइए। क्योंकि आपको अपनी हक की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, कोई आपका इसमें साथ नहीं देगा। क्योंकि आए दिन पेपर लीक, आए दिन लेट वैकेंसी आना, इसका मुद्दा आपको उठाना ही पड़ेगा। आप आज नहीं उठाएंगे तो सरकार सोई रहेगी, आपको कुछ नहीं होने वाला है। और हमारा इसमें कोई ऐसा, कोई सरकार के खिलाफ हम किसी भी प्रकार का ना कोई धरना प्रदर्शन, हमारा ऐसा कोई भी किसी प्रकार का वो नहीं। हमारा तो ये है कि जो हमारे पास एक संवैधानिक साधन है और बहुत ही वैध तरीके से, बहुत ही मतलब कानूनी दायरे में, बहुत ही, और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी रेस्पेक्ट हमें वो कर, क्योंकि उन्होंने मीटिंग वगैरह ली है, बस हम चाहते हैं उनका परिणाम आए।
जी। उनसे रिजल्ट आए जी। और भर्तियों में जैसे राजस्थान में 70 भर्तियों का 2026 तक का कैलेंडर आ गया, जी। बिहार में आता, उत्तराखंड में आता, हर राज्य में आता है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आता, जबकि ये तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, जी। सबसे ज्यादा युवा परेशान है। जी। तो बस हम इसी को लेकर सरकार का ध्यान एक आकर्षित करना चाहते हैं इस मुद्दे पर। जी सर, बहुत आपने अच्छा मुहिम छेड़ा हुआ है और इसके पीछे का आंदोलन होगा, सभी लोग देखेंगे और निश्चित ही हमें उम्मीद है यह मुहिम कामयाब होगी। हाँ, इसलिए मैंने सोचा क्योंकि दिसंबर की शुरुआत में करेंगे जी। तो लोग जो ये नेता लोग हैं मुख्यमंत्री जी तक जाकर बात करेंगे, हम जी। तो पहुंचा नहीं सकते अपनी बात, जी। ट्विटर के माध्यम से एक लिमिट होती है, जी। अधिकारी नहीं पहुंचने देते। जी। तो हो सकता है कि दिसंबर में भर्ती बोर्ड को इन सबको आदेश देकर मुख्यमंत्री जी कहें कि जनवरी नए साल की शुरुआत में ही कैलेंडर दे दो, जी। जिससे नए साल की शुरुआत स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए एक नई उम्मीद हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश का युवा बहुत हताश निराश है। हम यहाँ ऑफलाइन में हैं, हम जानते बच्चों से मिलते हैं, उनके पास मतलब जैसे वैकेंसी होती है ना तो उनको एक आस रहती है, जी। चलो इसमें नहीं हुआ यार, इसमें अभी मैं देख रहा था 2-3 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। जी। अब उन्हें हम कैसे, उन्हें क्या समझा के रोके, हालांकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ऐसी कोई गलत कदम न उठाएं, बट हम उन्हें ये, अगर हमारे पास ये होता कि अरे इस बच्चा इस वैकेंसी की तैयारी कर लो, भी हताश मत हो, जी। तो शायद हम उसे और समझा पाए। जी। तो ये मतलब एक बड़ा बहुत ही गंभीर और बहुत ही ध्यान देने वाला मुद्दा है। मुख्यमंत्री जी से मैं तो एक हाथ जोड़कर एक मतलब बहुत ही विनय पूर्वक उनसे कहूंगा कि वो इसको बहुत ही सीरियसली लें। जी। सरकारी नौकरी में कौन जाना चाहता है सर? एक गरीब और मजदूर का बच्चा ही जाना चाहता है। अमीर तो सरकारी नौकरी में जाएंगे नहीं, परंतु गरीबों की हक मार ली जाती है पेपर को लीक करा करके। सरकार इसके प्रति कानून क्यों नहीं खतरनाक बना पाती है ताकि पेपर लीक कराने वालों की रूह कांप जाए? हम तो कहते हैं कि बीच चौराहे पर फांसी में लटका दो उन सबों को। अभी जैसे जो सरकार ने कानून बनाया है वो काफी सख्त है जी। और एक्चुअल में सरकार जैसे अपनी तरफ से कानून बना दिया, जो ना लागू करना और जो पेपर की व्यवस्था होती है वो जैसे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह से लीक हो जाना, जी। तो इस बार उन्होंने कुछ इस तरह के नियम भी बनाए, व्यवस्था भी बनाई है और जो 1-2 एग्जाम हुए हैं उनसे वो लीक भी नहीं हुए। तो मुझे लग रहा है कि सरकार इस बात से जागी है कि भाई उसकी एक नाम खराब होता है पेपर लीक की घटना से, इन घटनाओं से सरकार की साख पे बट्टा लगता है, एक तो कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। तो उन्होंने इस तरह की व्यवस्था बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, फुल प्रूफ। और हमने सबसे पहले भी कांस्टेबल में भी देखा, तो उम्मीद है कि भविष्य बेहतर होगा और ये सब घटनाएं रुकेंगी। सर अब कुछ क्वेश्चन आपके करियर को लेकर के पूछ लेते हैं सर। सर आप यूपीएससी टॉपर थे, सर आपने एक दरोगा की नौकरी छोड़ करके बच्चों को क्यों पढ़ाना शुरू किया? क्योंकि एक दरोगा बहुत ही रुतबे की नौकरी होती है, वर्दी में सभी होना चाहते हैं। सर वहां से आपने छोड़ करके बच्चों को पढ़ाना क्यों चुना? इसमें क्या था कि मैं मतलब बहुत सारे एग्जाम पहले दे चुका हूँ, 13-14 एसएसबी, पहले मुझे फौजी बनने का, फौज में अफसर बनने का बहुत ज्यादा वो था, वही मेरा एकमात्र लक्ष्य था। फिर जब वहां से नहीं हो पाया तो फिर सोचा कि एक दरोगा है, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है पूरा। और बाकी मैं ज्यादा मतलब और कोई मेरा कुछ ऐसा सपना नहीं था मैं कोई और किसी उस चीज में जाऊं या कुछ ऐसे। सिविल्स की तैयारी की थी तो वो तैयारी भी स्ट्रांग थी, तो धीरे धीरे अपने खर्चे चलाने के लिए पढ़ाना शुरू किया, तो पढ़ाने में मन लगने लगा। इधर सुबह से शाम कब बीत जाए पता नहीं चले, और मेहनत करके तो मैंने देखा कि भाई जो उनके पास पैसा है वो तो अच्छी कोचिंग में भी जा सकते हैं, अच्छी किताब भी ले सकते हैं, 10 तरह की चीजें कर सकते हैं, स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 5 सब्जेक्ट है, 5 के अलग अलग ज्वाइन कर लेंगे। परंतु जो एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है और जो मतलब एक कोई लड़की है, कोई बच्ची है, कोई भाई है जो जिसके पास उतने पैसे भी नहीं है, घर वाले उसको रिचार्ज करने के लिए मुश्किल से पैसे इकट्ठे होते हैं, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो मुझे इसमें कुछ कमियां दिखी और मेरे पास वो थोड़ा सा था पढ़ाने की और अपना एक अनुभव जो मैंने एग्जाम निकाले थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ मैं उन लोगों की मदद ज्यादा कर सकता हूँ। तो हम लोग अभी भी हमारा सारा का सारा जो बच्चा है वो बहुत ही गरीब परिवारों से, बहुत ही पिछड़े परिवारों से, पिछड़े इलाकों से, बहुत ही ज्यादा मतलब जिनके पास अपने सही से जीवन यापन के भी साधन नहीं है वही है। तो इसी के लिए हम लोग बहुत कम फीस में आते हैं एप्लीकेशन से, जो हम लोग भी हमारा खर्चा चलता रहे वो सब, उसमें भी मेहनत, और बाकी यूट्यूब से इनको कोशिश करते हैं कि इनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। जी सर। सर आपने अपना बेसिक एजुकेशन कहाँ से प्राप्त किया है और सर आपने 12th के बाद कौन सी पढ़ाई की है? मैंने अपना बेसिक एजुकेशन बुलंदशहर से ही प्राप्त किया है और 8th क्लास तक तो हिंदी मीडियम था, उसके बाद में इंग्लिश मीडियम से 10th 12th की और साइंस साइड से थी पीसीएम विद कंप्यूटर 12th क्लास। उसके बाद में फिर मैंने ग्रेटर नोएडा से बीटेक और उसके बाद में एमटेक की। सर किस ब्रांच से आपने बीटेक और एमटेक किया? आईटी से थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो एमटेक थी वो सीएस कोर सीएस है, कंप्यूटर साइंस है। सर देखते हैं कि जो बड़े बड़े चैनल हो जाते हैं उसके जो फाउंडर वगैरह होते हैं पढ़ाना छोड़ देते हैं, क्योंकि आए दिन ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, परंतु आपका चैनल इतना बड़ा है, आप आज भी बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? मेरी अभी भी सर नॉर्मल
तौर पर मेरी 7-8 क्लास रेगुलर होती है, उससे मेरी जी। तबीयत भी काफी खराब हो जाती है। अभी 1.5-2 महीने में काफी बीमार रहा, डेंगू भी हो गया, टाइफाइड भी हो गया। मैंने देखा सर आप हॉस्पिटल से भी लाइव है और बच्चों को वहाँ भी नॉलेज दे रहे हैं। एक्चुअल में सर पढ़ाना पता नहीं ऐसा होता है ना कि एक उससे एक वो इलाज हो गया है। जैसे आप परेशान हो, मन नहीं आप किसी भी चीज में, तो आप पढ़ाने लगते हो ना, तो एक आपको मन से संतुष्टि मिलती है, क्योंकि ये मतलब मेरी पसंदीदा चीज है। जी। बच्चों को गाइड करना, कोई बच्चा अपनी समस्या बता रहा है कि सब्जेक्ट में दिक्कत बता रहा है, तो उसको अच्छे से पढ़ के रिसर्च करके उसको और अच्छे से समझाना, तो वो एक अचीवमेंट लगता है। तो पढ़ाना मतलब अब एक ऐसा समझिए कि जैसा सांसों के लिए आवश्यकता होती है ना, कि ऑक्सीजन तो मिलेगी तो सांस चलेंगी, जी। ऐसे अब जीवन में ऐसा हो गया कि पढ़ाएंगे तभी, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, पूरा दिन कैसे होगा, कुछ और आता नहीं, कुछ और सीखा नहीं। तो इसलिए बस ये कि अब पढ़ाओ, मतलब बेशक बहुत सारे टीचर हैं, 40-50 लोग हैं हमारे साथ, जी। बट अपना मेरी 7-8 क्लास रेगुलर रहती है, हमेशा रहती है। जी। सर आपके कोचिंग में 500 से अधिक एम्प्लॉई आज भी काम करते हैं, तो सर आप एक एंटरप्रेन्योर भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, अभी तो खैर लगभग 300 के लगभग है। जी। हाँ, तो उसमें क्या है कि अब धीरे धीरे इसमें हम लोग कोशिश करते हैं, और कि बहुत कम फीस में सब पढ़ा के उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बट फिर भी कोशिश करते हैं कि सभी समस्याओं से जूझते हुए और जैसा भी हो पाए बेस्ट सबके लिए कर पाए। जी। सर आपके पढ़ाई स्टूडेंट्स करीब हर थाने में कोई एसआई है तो कोई कांस्टेबल है, सब आए दिन हम देखते रहते हैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जब वो वर्दी में आते हैं आपसे मिलने के लिए, तो सर कैसा महसूस होता है, इसके बारे में बताइए। ये मैं मतलब इसको जब वो कोई अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट से मिलता हूँ, तो फिर मैं वो दिन सोचता हूँ जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी, कि मैं यही तो सब चाहता था। जी। कि जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो मेरे दिमाग में मेरा कोई और लक्ष्य नहीं था, ये पाऊंगा, कंपनी को इतने आगे ले जाऊंगा, इतना कमाऊंगा, इतना नहीं कमाऊंगा। मेरा एक था कि उत्तर प्रदेश के हर थाने चौकी में जी। मेरे स्टूडेंट होंगे, बिल्कुल। हर हलके में मेरे पढ़ाए हुए लेखपाल होंगे, हर इलाके में मेरे पढ़ाए हुए वीडियो होंगे। इस तरह से मतलब मेरा एक था, और मतलब वो काफी हद तक उसको प्राप्त किया है। जी। और अभी तो कुछ ही साल हुए, अगर धीरे धीरे और भगवान ने, बाबा खाटू श्याम जी ने साथ दिया, तो 100% इसको और बहुत बेहतर लेके जाएंगे। जैसे इस बार हमेशा से बहुत अच्छा रिजल्ट, पहले से और ज्यादा बेटर, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा इस बार, तो आपको और ज्यादा संख्या में लोग मिलेंगे। तो यही चाहते थे, वही है। यूपी पुलिस में तो सर एग्जामपुर का दबदबा रहा, पूरे देश ने इसको माना, और जैसे ही रिजल्ट आया और आपका नाम जैसे यूट्यूब पर चलने लगा कि विवेक सर की कोचिंग ने काफ़ी अच्छा किया है, कुछ लोगों ने यह तक कह दिया आंसर की को लेकर कि विवेक सर ने ही रिजल्ट को डिले करा दिया है, विवेक सर यदि नहीं होते तो रिजल्ट समय से आ गया होता। सर इसके बारे में क्या कहेंगे। रिजल्ट की देखिए सर 30-40 लाख कॉपी होती है, उनको चेक करना उसमें समय लगता है, लेकिन अभी मैं इतना जरूर कहूंगा कि इतने जैसे अभी सितंबर अक्टूबर लगभग आप मान के चलिए, पेपर होने के बाद में लगभग 50 दिनों के बीच लगभग इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें दीपावली की 7-8 दिन की छुट्टियां, छठ की छुट्टियां हैं। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है भर्ती बोर्ड की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अन्यथा मैंने यही भर्ती बोर्ड देखे 4-4 महीने में रिजल्ट निकालते हैं। तो रिजल्ट अपने समय से आया, और हम कौन होते रोकने वाले, लाने वाले, पूछता कौन है सर, हमें तो कोचिंग माफिया और बता देते। तो ये बच्चों को बरगलाने की टेक्निक्स होती है, बाकी और कुछ नहीं। सर फेलियर के बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पुलिस में नहीं सेलेक्ट हो पाए, कोई 2 नंबर से रह गया, जैसे कि आपने लगातार बच्चों से वीडियो कॉल पे भी बात की, बच्चों को मोटिवेट किया आपने, तो सर वैसे बच्चों को आप क्या कहेंगे, किस तरीके से वो शुरुआत करें कि अगली बार अपने मंजिल को हासिल कर ले। देखिए, मैं तो जिसका नहीं वो उससे ये कहूंगा कि थोड़ी बहुत कमी रह गई होंगी, कुछ वीकनेस रह गई होंगी, उसको आप सबसे पहले स्वीकार करो कि हमें मेरी कहीं कमी रह गई है। क्योंकि अगर आप ऐसे जिद पकड़ के बैठ जाओगे, नहीं जी मेरा तो होना चाहिए था, तो उसका कोई फायदा है नहीं, कोई परिणाम नहीं है। पहले स्वीकार करो, अच्छा सर ये मेरा अच्छा पोर्शन है, अच्छा जी ये मेरा वीक पोर्शन है। अच्छे पोर्शन पे आप रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, वीक पोर्शन को खूब अच्छा पढ़ के काम करो। और अब ये देखो कि आपने जितनी पढ़ाई की उससे आप एक लेवल पर आ गए, 50%, 60-70 कुछ तो परसेंट मार्क्स लेकर आए होंगे। अब बस आपको थोड़ा सा और लाना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी है। तो छोड़ने का, लौटने का क्या फायदा, थोड़ी मेहनत और कर दो, ऐसा ही है। इसीलिए हम लोग 1 दिसंबर वाली मुहिम कर रहे हैं कि इनको अगला लक्ष्य मिल जाए और फिर ये अपना कार्य आगे बढ़ाए। बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी आने वाली है, ताकि वो और अच्छे से अपनी मेहनत को उड़ान दे पाए। यही। हाँ सर, बहुत से बच्चे बाहर नहीं आ पाते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि प्रयागराज थोड़ी महंगी सिटी भी है, क्योंकि रूम वगैरह हम देखते हैं नॉर्मली 3000 से कम के नहीं मिलते हैं सलोरी वगैरह में। सर बहुत सारे बच्चे पैसों की वजह से नहीं पढ़ने आ पाते हैं बाहर, तो सर वो अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं ताकि घर रह करके एक अच्छी एजुकेशन ले ले, एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, फिर तो ये कि आपको इंटरनेट चाहिए ज्यादा, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे वाईफाई लगा होता है, अपने घर पे लगवा लीजिए। उसमें होता है कि सर आपको जब आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो 8-10 घंटे ना आपको 6-7-8 महीने रेगुलर देने होंगे।
और आपको टारगेट करना होगा। ऐसा नहीं कि हर महीने आप एग्जाम दे रहे हैं, हर महीने एग्जाम दे रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, तैयारी शुरू की, 1 महीने बाद जो एग्जाम आ गया पहले उसकी तैयारी करेंगे, उसके 2 महीने बाद जो फिर उसकी करेंगे। आप 6, 7, 8 महीने अपने पहले बेस सब कुछ अच्छे से, जो कॉमन सिलेबस होता है 80-90% सब एग्जाम का कॉमन सिलेबस है, उस पर फोकस करके फिर एक टारगेट बांध लो कि भाई मुझे ये एग्जाम देना है, इस समय क्या राउंड देना है, उसके लिए पूरा फोकस करो। उसके बीच में मत भटको, ये भी दे दूं, ये भी दे दूं, ये भी दे दूं। पढ़ते से के साथ साथ प्रीवियस ईयर पे फोकस रखो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो काम ही आएगा भी। अब कुछ भी पढ़ रहे हैं वो पेपर में नहीं आ रहा हो, तो थोड़ा एक तरीके से जागरूक रह के, एक जागरूक सजग इंसान की तरह एक आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही मतलब सफलता मिलेगी। सर आपको प्रयागराज कैसा लगा? हमने देखा कि आप एक बार रात को सर लोग के साथ आप गंगा तट पे निकल गए, वहाँ सर क्या कैसा अनुभव हुआ? अरे सर जन्नत, मतलब ऐसे समझे कि स्वर्ग। जैसे हम लोग क्या थे कि हम लोग अपने गांव से निकल गए एनसीआर में, तो दिल्ली चले गए। दिल्ली एक सिटी है, बड़ी सिटी है, देश की राजधानी है, वो भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है वो सब। तो वहां ऐसे उतरे, मतलब घूमने फिरने के ऐसे प्राकृतिक स्थान नहीं है कि आपको संगम चले गए, गंगा जी का किनारा, हनुमान जी के मंदिर चले गए, तो मतलब वैसा मंदिर वगैरह तो वहां भी बहुत है, बट वैसा एक थोड़ा भीड़ भाड़ उस तरीके से कह लो। तो मुझे थोड़ी ये हरा भरे पेड़ पौधे सब थोड़े ज्यादा पसंद है, पानी ये सब। तो यहाँ के हवा चलती है, आप रात को तट पे खड़े हो गए, हवा चल रही है, तो ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग में, आत्मा रिचार्ज सी हो जाती है। और अब तो जब मैं वहाँ का प्रदूषण देखता हूँ, यहाँ का देखता हूँ, तो जमीन आसमान का अंतर है। तो फिर निर्णय लगता है कि चलो यार अच्छी सिटी है। वहां पर तो लगता है कि जैसे कि न्यूज भी आई थी कि वहां पर न चाहते हुए एक आम नागरिक लगभग 8 से 10 सिगरेट पीने इतना धुआं ले रहा है अपने अंदर, लेकिन वैसी समस्याएं अभी इधर नहीं है। हाँ यहाँ ये से, क्योंकि यहाँ का एकिया वो इतना नहीं है, बस अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो PM 2.5 PM 10 वो तो पार्टिकुलेट मैटर तो है, बट AQI जहरीली गैस नहीं है, कम से कम इतनी खुशी है। सर हमने 2023 में BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया, परंतु हमने भी उसको ज्वाइन नहीं किया। हमारी भी इच्छा है कि सर आपकी तरह बच्चों को पढ़ाना। सर आप कुछ टिप्स दीजिए कि मैं आपकी तरह आपकी बन सकूं। मैं तो सर इसमें कहूंगा कि आप ये ढूंढिए कि बच्चों को समस्याएं क्या है, आप उन समस्याओं को, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड है, किसी सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट की समस्या हल कर दीजिए। आपको लगता है वो किसी और मुद्दे से रिलेटेड है स्टूडेंट्स के, उसे हल कर दीजिए। आपको बिजी भी हो गए, आप अपना काम भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स से रिलेटेड, स्टूडेंट्स का भला भी हो रहा है, धीरे 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 स्टूडेंट्स आपसे प्रेम करने लगेंगे, जो उन्हें लगेगा कि कोई हमारे बड़ा भाई जैसा, हमारे सगे जैसा कोई हमारे साथ मेहनत कर रहा है, हमारे हित, हमारे लिए ख्याल रख रहा है। तो धीरे धीरे वो आपसे प्रेम करेंगे, और एक साथ कुछ भी नहीं मिलेगा, बट ओवर द टाइम 8-10 साल मेहनत करने के बाद आप ये सोचेंगे कि चलो मैंने एक अच्छा चुनाव किया था, मैंने इन बच्चों का साथ दिया, ये इन्होंने भी मेरा साथ दिया। मेरे तो यही टिप है सर। सर यदि हम गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लिए होते 2023 में, तो वहाँ पे जितने कर्मचारी होते वो हमें जानते, और हो सके लाइफ में 2-4 पोस्टिंग हमें आ जाती, जितने पावर प्लांट है जैसे कि तारापुर वगैरह हो गया, तो वहाँ के लोग हमें जान पाते। लेकिन सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से सर आपको लाखों लोग जानते हैं। आप यदि एक बार बच्चों को कह दे तो शायद प्रयागराज के सारे रोड जाम हो जाए। नहीं, इसमें क्या होता है सर, जिम्मेदारी होती है। जैसे आपको अगर बच्चे जानते हैं तो उसकी दोनों पक्ष है, उसका अच्छा भी है, उसका बुरा भी है। आप बुरा क्या है कि आपके ऊपर कोई भी कल को कोई एलिगेशन लगा दे, झूठी लगा दे, सच्ची लगा दे, किसी भी प्रकार की, लोग आपका पक्ष जानेंगे नहीं, आपको गलत मान लेंगे, क्योंकि उनको क्या लगता है कि व्यक्ति को जानते हैं तो ये फिर इसी तो गलत ही होगा जब तक आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे। तो ये तो हो जाता है गलत वाला पक्ष। और आप कम लोग जानेंगे तो किसी के बारे में कोई पता, कोई गलत अफवाह फैलाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा पक्ष क्या है कि आपको जो जिम्मेदारी दी है बच्चों ने, वो एक आपको एक बड़े स्तर पर उनकी समस्याओं को सुलझाने का मौका मिलता है। तो वो एक जिम्मेदारी भरा, कोई भी आप ऐसा निर्णय ना लें जिससे कानून की समस्या, बच्चों को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो। तो बहुत सावधानी से आपको उस का मतलब एक प्रकार से आपको जीवन जीना पड़ता है। सर आप आज के समय में कितने घंटे क्लास लेते हैं? क्योंकि जैसे मैं देखा कि हॉस्पिटल से भी आप लाइव है, तो आज के समय में आप कितने घंटे टोटल क्लास ले लेते हैं? सर मेरी क्लास आप ऐसा समझिए 8 से 3, सुबह 8 से 3 जी। ऑफलाइन रहती है सर या ऑनलाइन? इसमें 3-4 ऑनलाइन है और इसमें 3-4 ऑफलाइन है। ये तो मेरी लगभग 5 और 2 7, और ये लगातार है, तो 6-7 घंटे तो क्लियर है। उसके बाद में 2-3 इवेंट हो जाती है 10-10 15-15 मिनट की, बच्चों को कोई रिजल्ट आ गया, कोई वैकेंसी आ गई, उसके बाद में 2-3 शॉर्ट हो जाते हैं। फिर एक क्लास 8 बजे मेरी रेगुलर होती है, एक मुझे UPSI की और शुरू करनी है, एक मुझे बीच में मैराथन मारनी है NTPC SSC GD RPF कांस्टेबल SI वगैरह के लिए, इसकी क्या नाम है GK की। दूसरा
क्या नाम है आपका, फिर बीच में अपनी टीम से मिलना मिलाना होता है, बाहर से लोग आते हैं मिलने, उनका भी। तो आप ऐसा समझिए 8 से और लगभग रात के 10-11 बजे तक फुल पैक्ड है। मतलब जी, आप खाना भी चलते चलते, खाना भी बस कैसे समय मिल गया तो खा लिया, जी, अगर वो निकल गया उस समय तो फिर 5 बजे 5:15 बजे अब थोड़ा बहुत तो चिड़चिड़ाते हुए कि भाई आज खाना नहीं खाया, भूख लग रही है, ऐसे चाय पीते पीते। काफी मेहनत है, मतलब लोगों को लगता है बड़ा आसान है, बट बहुत जान लगानी पड़ती है। और क्योंकि आप सामने है, बच्चे आपको जानते हैं तो आपको ज्यादा जान लगानी पड़ेगी। मतलब आप बेशक ऑनर है, कुछ भी है, पर आपको आराम नहीं मिलेगा। सर आप यूट्यूब पर लगातार हिंदी की क्लासेस लेते हैं 8 बजे, मैं भी उसको देखता हूँ। सर मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि हिंदी के अलावा और कौन से आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं जिनको कि आप लाइक करते मैं हैं? एक्चुअली मुझे बच्चा हिंदी पढ़ता है, पर जैसे यूपी कांस्टेबल में इतने सारे बच्चे थे तो उन्होंने देखा कि जीके जो है जी, एक्चुअल में, हिंदी तो चलो फंसेगी फंसेगी इतने साल से, जी, पर मतलब जीके जो है, मैं जैसे एनटीपीसी का CBT1 CBT2 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे, जी, या सीपीओ की 50 क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली पुलिस में आते हैं, यूपी पुलिस में आते हैं, या इसमें मूल विधि आएगी, या लेखपाल में वो ग्रामीण परिवेश ऐसा जीके, वो एक बार मुझसे पढ़ना चाहिए बच्चों को। जी, जी, स्टैटिक जीके बिल्कुल, टाइप बिल्कुल। के जो पोर्शन होते हैं, कला संस्कृति खेल कूद देश राजधानी ये सब, जी, देश राज्य दर्शन ये सब, पर्यटन स्थल ये सब, तो उसमें अलग ही आनंद है। मतलब वो है कि वो बच्चा कहेगा कि सर क्या क्वेश्चन, ये तो भारी नहीं आया कुछ, वो वाला लेवल है उसमें। सर यहाँ पे कई सारे टीचर्स हैं, इसमें सबसे आपके अच्छे फ्रेंड कौन से हैं? क्या मोहित सर आपके बेस्ट फ्रेंड है या सभी टीचर्स लगभग? मेरे लगभग सबसे अच्छे संबंध है। अब ऐसा होता है कभी कोई आपके साथ है जी, तो उनसे आपके अच्छे संबंध है, कभी कोई आपको छोड़ के जा रहे हैं तो वो फिर संबंध उनके ऊपर है, वो संबंध खराब करते हैं अच्छे करते हैं। बाकी मेरे बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं, बहुत उल्टी सीधी बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर 1-2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद फिर से साथ काम कर लेते हैं, आ जाते हैं। क्योंकि मैं मन में किसी के प्रति ज्यादा भाव नहीं रखता। मतलब कि मुझे आपसे गुस्सा है तो हो सकता है 5 मिनट बाद मैं भूल जाऊं कि मुझे आपसे क्यों गुस्सा था, जी, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में खाली समय नहीं है उस चीज को बैठ के सोच के मलाल करने का। जी, तो मैं सोचता हूँ कि यार अब इसको तो कंट्रोल करना मेरे हाथ में है नहीं, तो जो इसका मन है, जिसको उसको उचित लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये करेगा बंदा। जी, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है मैं जो करना है अपनी मेहनत वो करूंगा। जी, अब मैं इसका ना मुंह रोक सकता ना इसके हाथ पैर रोक सकता, जी, इसको करने दो। जब इसका ये अंदर का गुस्सा निकलेगा या इसको जो भी आएगा फिर बात करेगा तो कर लेंगे। तो मैं ज्यादा देर किसी के प्रति मलाल नहीं रखता, जी, मतलब मैं जल्दी भूल जाता हूँ। जी। सर लास्ट क्वेश्चन, सर इस पे आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना अन्यथा कोई बात नहीं। सर आप शादी कब कर रहे हैं? शादी बस ये है कि मैं थोड़ा सेटल होना चाहता हूँ, मुझ पे थोड़ी सी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा टू दी फ्रैंक बताऊं, मैं बच्चों को भी बताता रहता हूँ कि जैसे आप संस्था चलाते इतना सब कुछ उतार चढ़ाव आते, तो मुझ पे थोड़ा सा कुछ लाइबिलिटीज है, अच्छा, देनदारियां हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार पहले मैं उनको निपटा लूं, जी, तब उसमें अगले 6 महीने साल भर जितना समय लगे वो निपट जाए, जी, तो मुझ पे कोई बोझ ना रहे। जी, मतलब मैं फ्री रहूं, मैं शांत रहूं, मैं रहूं कि चलो मैं 1 रुपया मेरे पास नहीं है, बट किसी का 1 रुपया देना भी नहीं है, जी, देन में फिर कुछ अपने लिए निर्णय लूं। तो अभी जब एक किसी विद्वान ने एक बात कही है कि जब आपके ऊपर कर्ज होता है ना तो आप फ्री व्यक्ति नहीं होते, जी, आप गुलाम है एक तरीके से। जी, अब गुलामी में आप अपने फैसले कैसे लेंगे? अब तो फैसले तभी ले पाएंगे जब आप स्वतंत्र हो जाएंगे, इस सबको निपटा देंगे, देन अपना जीवन में आगे बढ़ेंगे। बहुत लोगों का इंतजार है सर आपकी शादी को लेकर के। नहीं होगा, अब जो ईश्वर ने भगवान ने सोच रखा होगा हमारी लाइफ के लिए, जी। बट ये कि अपनी तरफ से हम तो पूरी जान लगाई पड़े। सर गाजीपुर से हम चल करके आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार मैं आपका आपका भी व्यक्त बहुत करूंगा। धन्यवाद और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं तो कहूंगी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, और आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि सर के साथ जुड़े बढ़िया से, और खुशी से इन्होंने एग्जाम निकाले, एक गाइडेंस लें, कोई दिक्कत हो वो बताएं तो आपको बहुत मदद मिलेगी। सर हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दिवाकर सर ऑफिशियल। हाँ बिल्कुल, दिवाकर सर ऑफिशियल से जुड़े बढ़िया से, और आप सभी के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। सर मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर के आया हूँ, बहुत सोचा कि मतलब क्या दूं आपको, समझ नहीं आ रहा था, मिठाई दूं या कलम दूं, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आपके लिए हमारे मामा जी आर्मी में हैं और उन्होंने हमें टी शर्ट गिफ्ट की थी, वो टी शर्ट सर मैं आपको देना चाहूंगा, भाई क्योंकि वाह, क्योंकि आपसे पढ़े बच्चे देश की सीमा पर देश की सेवा करते हैं, तो उसके असली हकदार आप हैं। नहीं बिल्कुल धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, ये तो आपने बहुत ही, सर इसको भाई वाह बहुत बढ़िया, ये है असली। आज इसमें संयोग की बात देखिए, मैंने भी इसका जैकेट जो पहन रखी है लगभग ऐसी ही उसकी शेड की पहन रखी है, मुझे भी ये शेड काफी पसंद है। जी सर, इससे अच्छा गिफ्ट हमें नहीं लगता आपके अच्छा, लिए। मिठाई बीमारी करती है, शुगर बढ़ाती है, तो ये सब बढ़िया है कि कम से कम इंसान इसको महसूस कर सकता है। ठीक है सर, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गुरु और बड़े भाई की तरह हैं सर, बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद आपने दिवाकर समय जी, दिया। बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू, शुभकामनाएं।